हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अडा 24/7। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी सीयूटी 2024 की तैयारी। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले। आज के सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करेंगे। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा था या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, उसी को हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, ये हमने देखा था। आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने लाइव लिए थे, तो वो भी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप जाके जरूर देखें। आज के सेशन में हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बात करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स या ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम यानी ब्रिटिशर्स रूल के टाइम इंडिया में किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर था। और कल इसी थ्योरी पे हम लोग कल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इंडिया, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया क्या था बेटा, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी। यानी इंडिया में बहुत ज्यादा ही क्या था बेटा, हमारी समृद्धि थी। एकदम से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा ट्रेड फॉरेन कंट्रीज में होता था। स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया में, और इंडिया से इन्हीं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, चाहे वो टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया या फिर पोर्ट्स हो गए, है ना, ये सारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन कंट्रीज जाते थे, फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस थे और फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होते थे। उसके अलावा जेम्स, ज्वेलरीज, ये सारी की सारी फेमस चीजें थी। यानी इंडिया जो थी एक प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी। पर ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या था बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक फीडिंग इकोनॉमी बन के रह गया, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए फीड करेगी। अब इसी ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, अब उनके सामने तो क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। और जब तक इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है तो वो अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। यानी ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जब तक इंडिया में क्या हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वेल नोन इंडस्ट्री थी। फॉरेन कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा पहचान थी, बहुत ज्यादा फेमस थे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि सबसे पहले अगर हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, यानी हमारा इंडस्ट्रियल बेस ब्रिटेन में जो लग रहा है अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा। यानी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू हुआ। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे ब्रिटिशर्स का मेन रूल क्या था बेटा। फर्स्ट था, अगर इंडिया में इंडस्ट्री जो है अगर डी इंडस्ट्रियलाइज होती है, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई, बिल्कुल प्रोडक्शन जीरो हो गया, तो वो इजीली इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा सकते हैं बहुत ही चीप रेट पे ब्रिटेन में। वहां पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, यानी वहां पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो लग रही है वहां पे गुड्स जो है इन रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होंगे। और जो प्रोड्यूस गुड्स है वो इंडिया में क्या होंगे, जो फिनिश गुड है जो ब्रिटेन ने प्रोड्यूस किए हैं वो सेल होने के लिए इंडिया में आएंगे। तो इनके पीछे का दो गोल था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे। फर्स्ट था टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। ठीक है, क्या हो रहा था, जो ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्रीज लग रही थी, यहां से इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा था, वहां पे यूज हो रहा था, और वहां पे ब्रिटेन में इसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा था। ठीक है, फिनिश गुड बन गया। अब फिनिश गुड सेल होने के लिए कहाँ आ रहा है, इंडिया में ही आ रहा था बेटा। ठीक है, इंडिया में हायर प्राइजेस में बेचने के लिए करा गया था। यानी दो तरफ से इंडिया को क्या कर रहे थे, यहाँ पे लॉस में डाल रहे थे, हमारी वेल्थ को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। रॉ मटेरियल सस्ता जा रहा था और वहां से जो प्रोडक्ट आ रहा था वो महंगा बिक रहा था बेटा इंडिया में। यानी हम लोग दो तरह से क्या हो रही थी, हमारी वेल्थ को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा था ब्रिटेन हमेशा से। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होने के पीछे का मेन रीजन क्या था। सबसे मेन रीजन क्या था बेटा, वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या है कि ब्रिटेन
अपने इंडस्ट्री के लिए, यानी ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी उसके लिए जो रॉ मटेरियल जा रहा था या वहां से जो फिनिश गुड आ रहा था उनके लिए तो अलग टैरिफ पॉलिसी थी। और इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा था यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे, अगर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वो ट्रेड पॉलिसी अलग थी। यानी अलग अलग कंट्री में, मतलब अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई थी। अब देखो, इंडिया से जो रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन, वो बहुत ही चीप रेट पे जा रहा था, बहुत ही कम रेट पे इंडिया से क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल ब्रिटेन। ठीक है, वहां से जो फिनिश गुड आ रहा था वो इंडियन मार्केट में आ रहा था, है ना, हायर रेट पे, ये हमने पढ़ा। और साथ में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने फॉरेन कंट्री में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मान लो किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइक यूएसए में एक्सपोर्ट हो गया या दूसरी कोई कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, है ना, अगर वहां पे एक्सपोर्ट हो रहा था तो बहुत ज्यादा हैवी टैरिफ लगा दिया था, यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था एक्सपोर्ट पे। जब एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा तो उन गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई, है ना। कोई भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स था, पहले वो 100 रुपए में सेल होता था मान लो, बट अब टैरिफ बढ़ा दिया तो महंगा हो गया, यानी अब जैसे टैक्स बढ़ गया, है ना, टैरिफ बढ़ना यानी टैक्स बढ़ गया, तो बेटा 200 रुपीज में सेल होने लग गया, यानी जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपए में मिलता था अब वो 200 रुपए में मिल गया। ठीक है, ब्रिटेन जा रहा था, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल बहुत ही कम रेट में, ना के बराबर रेट थी बेटा, बहुत ही चीप रेट में क्या हो रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। पर ब्रिटेन से जो हमारे इंडिया में आ रहा था वो हायर प्राइसेस में सेल हो रहा था। बट इंडिया का जो प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, अगर वो सेल होने के लिए किसी और कंट्री में गया तो बहुत ज्यादा उस पर प्राइजेस देनी पड़ती थी। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई। एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट आर फुल ऑफ अ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो इट्स लेड टू द डिक्लाइनिंग ऑफ अ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, अच्छा, इन्होंने इंडिया में भी हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे उन पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा दी थी, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, जिससे इंडिया में, देखो इंडिया में धीरे धीरे जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, गरीबी बढ़ने लग गई, है ना। अब गरीब आदमी है, गरीबी बढ़ने लग गई, तो गरीब क्या चाहता है कि भाई कम रेट पे उसको क्या मिल जाए, कोई प्रोडक्ट मिल जाए, कम रेट पे उसको कपड़े मिल जाए, कम रेट पे उसको खाना मिल जाए, है ना। तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे मान लो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के जो कपड़े थे वो अब महंगे सेल हो रहे थे क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया था गवर्नमेंट ने, है ना, ब्रिटिशर्स ने लगा दिया। वहीं ब्रिटेन से जो कपड़े बन के आ रहे थे वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में क्या थे, सस्ते थे। तो इसीलिए इंडिया का मार्केट पूरी तरह से जो ब्रिटेन के फिनिश गुड बन के आ रहे हैं उससे भर चुका था, है ना। और इंडिया का प्रोडक्ट अब धीरे धीरे सेल होना कम हो गया था क्योंकि महंगा हो रहा था, और इसीलिए धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होना शुरू हो गई। अब इंडस्ट्रीज बंद हुई तो जो आर्टिस्ट थे इंडस्ट्री में काम करने वाले वो कहाँ जाएंगे, उनको तो अपना पेट पालना पड़ेगा, उनको तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ मूव कर गए, एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए। तो जब हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी स्टूडेंट, ये धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो जो आर्टिस्ट थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होने लग गए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होने लग गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट कौन सा एडवर्स इफेक्ट पड़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने से, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, जब इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू होगी तो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड होंगे, और अनएम्प्लॉयड होंगे तो डायरेक्टली और अनडायरेक्टली वो क्या होंगे, फोर्सफुली एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा सेक्टर था उस टाइम लाइवलीहुड का। ओके, द डिक्लाइनिंग ऑफ अ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट on a mass scale. The displaced artisans were forced take up the agriculture for their livelihood. This increased the branch of a population on village and overcrowding in agriculture. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिक्लाइन हुई। आर्टिस्ट जो थे वो फोर्सफुली क्या हुए, एग्रीकल्चर करने के लिए रेडी हो गए डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में, और इससे एग्रीकल्चर क्या हुआ, ओवर क्राउडेड हो गया बेटा। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ अ फिनिश गुड, अब इंपोर्ट ऑफ अ फिनिश गुड, जब इंडिया में हमारी इंपोर्ट, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है
वो डिक्लाइन हो गई, वो खत्म हो गई पूरी तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें प्रोडक्ट्स की नीड है ना, हम इंडियंस को प्रोडक्ट्स की नीड थी। तो उस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट्स कहाँ से आते थे, ब्रिटिशर्स से आते थे, ब्रिटेन से आते थे बेटा। इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ अ मशीन मेड चीप गुड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया में हैंडवर्क चल रहा था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, तो हैंडवर्क चलता था बेटा। अब हैंडवर्क में ज्यादा कॉस्ट लगती है, ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए ज्यादा सेल हो रहा था, ज्यादा कॉस्ट लग रहा था, इसलिए उसकी ज्यादा प्राइस थी। पर ब्रिटेन में जो गुड्स बन रहे थे, जैसे कोई कपड़ा है ब्रिटेन में बन रहा है, तो वो ब्रिटेन से मशीन में बन के आता था, तो उसकी कॉस्ट कम थी, तो वो इजीली इंडिया में सेल हो रहा था। और इसीलिए बेटा धीरे धीरे हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट से बाहर चला गया। आपको स्वदेशी मूवमेंट याद होगा, जब गांधी जी थे तो वो बार बार कहते थे, है ना, कि क्या करो भाई, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। यानी कि क्या कर रहे थे वो, विदेशी प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे थे बेटा, विदेशी प्रोडक्ट्स को कह रहे थे कि इनको हटाओ इंडिया से, और हम लोग हमारे इंडिया का जो प्रोडक्ट है भाई, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बना रहे हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ में ही क्या होगा, इंडियन मार्केट में हमारा इंडियन प्रोडक्ट आएगा, है ना। तभी तो कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एफर्ट्स नहीं करे इंडिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए। उनका कोई मेन मोटिव ही नहीं था। उनका मेन मोटिव क्या था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, वहां पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगे, इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने कभी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में भी नहीं सोचा। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है स्टूडेंट, जो इंडस्ट्रीज होती है, सपोज दैट कपड़े की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, या शुगर की इंडस्ट्रीज है। अब इन सभी इंडस्ट्री में मशीनरीज की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होती है, इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो इन सारी जो मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, यानी ये सारे कैपिटल गुड्स है। अब इन सारी इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड्स अवेलेबल करवाने वाली भी कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए, यानी एक इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो मशीनरी, टूल्स या इक्विपमेंट्स क्या करें, इन इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करें। तो इंडिया में ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं देखी गई थी उस टाइम, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी उस टाइम। Capital good industries refers to those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for a current consumption। ठीक है, जो करंट कंजप्शन के लिए जो आर्टिकल्स है ना, जो कंपनीज जो करंट कंजप्शन के लिए आर्टिकल्स बनाती है, मीन सपोज दैट हमें कपड़े की जरूरत है, हमारे लिए करंट कंजप्शन क्या है, कपड़ा है बेटा। प्रोड्यूस कौन करेगा, कपड़े की इंडस्ट्री करेगी, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेगी। पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने यहाँ प्रोडक्शन के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये मशीन और टूल्स प्रोवाइड करने वाली भी तो इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो इंडिया में इसकी कमी ही देखी गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे आर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। हमें इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम बहुत ही कम हमें कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ना के बराबर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज देखने को मिली थी। इनके पीछे का मेन मोटिव क्या था, ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते थे कि इंडिया क्या बन के रह जाए, सिर्फ फिनिश गुड का इंपोर्टर बन के रह जाए। और फिनिश गुड भी हम लोग कहाँ से कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से, है ना। उनका मोनोपोली कंट्रोल था हमारे फॉरेन ट्रेड पे। तो ज्यादातर जो इंपोर्ट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था। यानी हम लोग फिनिश गुड के लिए किस पे डिपेंड रहे, ब्रिटेन पे डिपेंड रहे। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, टूल्स के लिए भी हम लोग किस पे डिपेंड रहे, ब्रिटेन पे ही रहे। ऐसे ही ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया को। ब्रिटिश रूल डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन एज they always wanted India to be a depend Britain for the supply of capital goods and heavy equipments। ठीक है, ब्रिटिशर्स को तो कोई मतलब ही नहीं था। ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि भाई इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना शुरू हो। वो हमेशा चाहते थे कि इंडिया किस पे डिपेंड रहे, ब्रिटेन पे डिपेंड रहे, और ब्रिटेन से ही इंडिया में क्या है, मशीन आए, यानी कैपिटल गुड्स आए, टूल्स आए, और हैवी इक्विपमेंट्स इंडिया में आए, ताकि इंडिया का ज्यादातर जो पैसा है वो ब्रिटेन की कंट्री में चला जाए, ब्रिटेन चला जाए बेटा। ओके, इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज तो कुछ ही बच गई थी। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री लगाना कभी भी मन नहीं था उनका इंडस्ट्री लगाने का इंडिया में, है ना। हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में लगाना शुरू करा था बेटा। तो उस टाइम बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री ना के बराबर थी। तो जीडीपी में तो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम होगा। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था, यानी इंडस्ट्री में
जो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल होना चाहिए वो बहुत कम था, बहुत ही लिमिटेड रोल था, ठीक है। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ अ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर था यानी उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका बहुत ही लिमिटेड एरिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेटा, और इसी की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ज्यादा डाउन बैक हो गया, बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो गया, बैकवर्ड हो गया बेटा। द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फर्म इन ओनली इन अ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने भी कौन कौन सी अंडरटेकिंग अपने हैंड में रखी, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को अपने हैंड में रखा जिसने उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया। लाइक रेलवे से उनको बेनिफिट हुआ तो उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया, पावर जनरेशन से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए तो उन्होंने पावर जनरेशन किया, कम्युनिकेशन हो गए, पोर्ट्स हो गए, है ना, जहां से ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड पहले पोर्ट से ही होता था, तो उन्होंने इन सारे डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इसलिए रखा ताकि इनसे उनकी वॉर एक्सपेंडिचर पूरी हो सके, जो आर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सके, तो उनका मेन मोटिव था इनके पीछे, इसीलिए इन सारे सेक्टर्स को उन्होंने अपने अंडर में रखा और इनको डेवलप किया। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल जब था यहाँ पे तो उस टाइम कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्ट होना शुरू हो गई थी हमारे इंडिया में। स्टार्ट होने का जो कंट्रीब्यूशन था मेनली वो हम इंडियंस को ही जाता है। इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ही स्टार्ट करी थी इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स का कोई भी ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर मॉडर्न इंडस्ट्रीज started to coming up during the second half of a 19th century, ठीक है। 19वीं शताब्दी के टाइम, उस टाइम क्या हुआ, सेकंड हाफ 19वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी इंडिया में। अच्छा, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में भी अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री मेन थी, है ना। दो मेन इंडस्ट्री थी, पहली थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी थी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट मील की इंडस्ट्री। अच्छा, जूट जो था वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देता था, है ना। जूट यानी पटसन, पटसन आपने देखा होगा, बोरी बनती है जिससे आपने जूट के थैले देखे होंगे, है ना। इंडिया जो था एकमात्र ऐसा देश था जहां पे जूट का प्रोडक्शन होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जूट का खेती होती थी और फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था जूट का, क्योंकि इंडिया एकमात्र ऐसा देश था, यानी इंडिया की मोनोपोली थी बेटा जूट के एक्सपोर्ट पे, जूट के फॉरेन ट्रेड पे। तो इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट होगा तो पैसा उनके पास आएगा, है ना। अब इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि जूट का एक्सपोर्ट करेगा, तो ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी था। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जूट मिल तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चलाएंगे, यानी जूट मिल जो थी उसका जितना भी अगर हम बात करें उसकी प्रोग्रेस थी, जूट इंडस्ट्रीज जो चलाना है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने का था, ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिशर्स का था। अच्छा, जूट इंडस्ट्री हमें अब कहाँ देखने को मिलती है, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के जो आसपास का एरिया है या बांग्लादेश का जो एरिया है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था, तो उस एरिया में ज्यादातर आपको जूट मिल्स देखने को मिलती है और उसी एरिया में ज्यादातर इसकी एग्रीकल्चर यानी इसकी खेती होती थी बेटा, है ना। तो इससे फायदा किसको होता था, ब्रिटिशर्स को होता था बेटा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को ही था, और इन्होंने इंडियंस ने कहाँ पे कॉटन मिल्स लगाना शुरू करा, वेस्टर्न इंडिया में लगाना शुरू करा, यानी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मद्रास हो गया, ये जो एरियाज है इन्होंने वहां पे कॉटन मिल्स लगाना शुरू करा। कॉटन मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस एंड वर लोकेटेड इन अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। मेनली ये यहाँ यहाँ लगे, राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में लगे थे, इसके साथ साथ ये मद्रास के भी कुछ पार्ट्स में लगे थे, अभी भी आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे दिखेंगी। बट इनकी जो ग्रोथ थी यानी कॉटन और जो जूट टेक्सटाइल जो थी, इनकी जो ग्रोथ थी स्टूडेंट ये भी स्लो थी, ज्यादा जो थी ये प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, ये स्लो ही चल रही थी, इसलिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था जीडीपी में। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो जूट मिल जो थी उसमें डोमिनेशन कितना था, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स यानी ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। और इनका मेनली भाई ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी जूट मिल्स, ये बंगाल जो रीजन था बेटा, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बंगाल जो रीजन था वहां पे था। इसके अलावा
एक और नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी बेटा 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। वो इंडस्ट्री थी टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1907 में। ईयर्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईईडी में। ईयर्स, एक एक ईयर्स याद रखने बेटा, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उस टाइम टिस्को जो था वो जमशेद भाई टाटा ने स्टार्ट किया था जमशेदपुर में, जो उस टाइम बिहार का हिस्सा था। अब जमशेदपुर झारखंड का हिस्सा है, बट उस टाइम बिहार का हिस्सा था। अब फ्यू अदर इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट और पेपर जो है वो स्टार्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन में। हमें ये कुछ इंडस्ट्रीज देखने को मिली, या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में गए थे तो उस टाइम कौन कौन सी इंडस्ट्री रन कर रही थी। टिस्को हो गई, शुगर हो गई, सीमेंट होगी, पेपर इंडस्ट्री होगी बेटा। ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो उस टाइम रन कर रही थी, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से इंडिया में था, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमारा बेटा एक पेड बैच चल रहा है। इस पेड बैच का नाम है एम्बिशियस बैच 2024। अगर आप भी किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एम्बिशन रखते हो, या फिर अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन का एम्बिशियस रखते हो और चाहते हो कि सीयूईटी का एग्जाम आप एकदम हाई रैंक पे या हाई मार्क्स से क्रैक करो बेटा, तो उन सब के लिए आपके लिए एम्बिशियस बैच है। इसमें आपको सिर्फ सीयूईटी की तैयारी ही नहीं करवाई जाएगी, सीयूईटी के साथ साथ आपकी क्लास 12th की भी तैयारी करवाई जाएगी। यस, आपकी क्लास 12th बोर्ड्स की भी तैयारी होगी, एज वेल एज आपकी सीयूईटी 2024 की भी तैयारी होगी। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, एक टेस्ट स्कीम मिलेगी जिसको हम इम्तिहान के नाम से जानते हैं, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा, डेली डीपीपीज और पीडीएफ्स मिलेंगे आपको इन सेशन में, मॉक टेस्ट और ई बुक्स मिलेंगे, और एक्सपर्ट फैकल्टीज का सबका कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है। आप उनसे जुड़ के अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आपको ऑनलाइन में ऐसा फील होगा जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं बेटा, सारी ही सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। अब एम्बिशियस बैच में आपको किस तरह से इनरोल होना है मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है स्टूडेंट अड्डा 247, है ना। यहाँ पे आपको सर्च करना है अड्डा 247। जैसे ही आपने अड्डा 247 सर्च किया तो सर देखो सबसे पहली जो ये साइड है इस पे आपको जाना है। जैसे ही आप इस साइड पे गए, पेज ओपन हो जाएगा। आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। आप जैसे ही ऑल कोर्सेज में जाओगे आपको जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में बेटा, ठीक है। अब इसमें जाना है आपको सीयूईटी में। सीयूईटी में जाके आपको कहाँ जाना है, जो भी आपकी स्ट्रीम है। अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस में जाना है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स में जाना है, अगर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स में जाना है। जैसे सपोज दैट कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स में आपने चूज करा। कॉमर्स में जैसे ही आपने चूज करा तो आपके सामने एम्बिशियस बैच आ गया, सारथी बैच, जो कि सीयूईटी 2023 के काउंसलिंग बैच है बेटा। अगर कोई 12th का स्टूडेंट है, जो कि अगर कोई सीयूईटी 2023 का स्टूडेंट है जो कि इस सेशन को देख रहा है, तो बेटा ये जो सारथी बैच है ये आपके लिए, जिसमें यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग दी जाएगी। एम्बिशियस बैच 2024 के टारगेट रखने वाले बच्चों के लिए इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है। ओके, इस बैच में आपको मिलेगी 500 आवर्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, यानी और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको 289 टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको 66 ई बुक्स मिलेगी। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेगी, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे बेटा। 60 सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे, 130 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे बेटा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको इसमें और क्या क्या मिलेगी, आपको लैंग्वेज मिलेगी, यानी आपके तीनों के तीनों डोमेन क्लियर होंगे यहाँ पे। लैंग्वेज, कॉमर्स डोमेन, कॉमर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगी अकाउंट्स, आपको मिलेगी बीएसटी, आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ आपको मैथ्स में मिलेगी बेटा, ठीक है। और आपको यहाँ पे बेटा जो आपका थर्ड सेक्शन है यानी जीटी का सेक्शन है वो भी पूरा का पूरा करवाया जाएगा। अब ये जो बैच है बेटा, अगर आप बाय नाउ पे जाते हो, अगर आप बाय नाउ पे जाते हो तो ये बैच आपको कितने में पड़ रहा है, ठीक है। ये बैच आपको कितने में पड़ेगा बेटा, अगर यहाँ पे जो कोड है
अगर उसको लगाया आपने तो ये बैच आपको 8609 पे जाना है, बट आपको ये कोड नहीं लगाना है क्योंकि ये सिर्फ आपको 18% का ऑफ दे रहा है। बट अगर आप ये कोड लगाते हो, अगर आप लगाते हो Y490, अगर इस कोड को लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बेटा यहाँ पे 20%। अभी ईद चल रही है और ईद के मौके पे बेटा ये डिस्काउंटिंग ऑफर चल रहा है। जब आप ये वाला ऑफर लगाओगे तो यहाँ पे 8399 के साथ आप इनरोल हो जाओगे और इसी के साथ आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपकी पूरी की पूरी बोर्ड्स की तैयारी होगी एज वेल एज आपकी CUET की तैयारी होगी बेटा। सिर्फ 8399 में आपकी दोनों की दोनों तैयारी हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ कॉमर्स की ही कोचिंग लोगे बेटा तो इससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब आपको इसी पैसे में 2 in 1 चीजें मिल रही है, यानी बोर्ड्स प्लस आपको क्या मिल रहा है, CUET मिल रहा है। तो जल्दी से इनरोल हुई है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग बहुत सारा पढ़ा चुके हैं। तो जल्दी से इनरोल होके इस चीज का बेनिफिट उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय टू यू ऑल।